बिहार के 90% बच्चों के खून में एक ऐसा जहर है जो तेजी से फैल चुका है। अब कौन सा जहर है जिससे हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या बिहार जो पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड की मार को झेल रहा था, वो अब इस बीमारी से कैसे पार पाएगा? केंद्र और राज्य की सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है कि वे हमारे बच्चों का ध्यान रखें, वो क्या कर रहे हैं? तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। किसने निकाली है ये रिपोर्ट, कैसे फैलता है ये जहर, कहां कहां पाया जाता है ये जहर और कैसे इससे बचा जाए। आज देखिए एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर हम आपके सामने आए हैं। मामला है लीड पॉइजनिंग का। एक आंकड़ों से ना मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि देखिए दुनिया भर में 80 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से अगर भारत के अगर 27 करोड़ बच्चों का अगर मैं आंकड़ा निकाल पा रहा हूं तो उन बच्चों में लीड पॉइजनिंग है, यानी उनके ब्लड में लेड। लेड क्या होता है, इसको और विस्तार से बताने के लिए और इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर इंदु भूषण सर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इंदु भूषण सर कौन है, जिसको मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं। सर आयुष्मान भारत के पहले सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने उसके बाद ये आईएएस भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। 1983 से 92 तक ये राजस्थान कैडर के आईएएस थे। सर ने वर्ल्ड बैंक में भी काम कर रखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम रखा है 1994 से 96 तक। और उसके बाद इन्होंने जो फिर आयुष्मान भारत की जो यात्रा तय की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे पहले इंदु भूषण सर, आपका लोकमत हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल जी। इंदु सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये मामला है क्या। लीड पॉइजनिंग को लेकर हम लोग तमाम अखबारों में और इवेंट्स में और इंडिया पहले फाउंडेशन में हम लोग सुनते आ रहे हैं। पहले इंडिया फाउंडेशन में सर का बहुत अच्छा फाउंडेशन बना हुआ है, राजीव सर का। तो ये क्या मामला है सर, आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, आपने जो लेड पॉइजनिंग का मुद्दा उठाया है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि लेड जो है हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार से होता है, उस पर मैं जरा आऊँगा। लेकिन जो आपने बात कही वो सच है कि यूनिसेफ ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया कि हमारे 50% बच्चों में जो उनका खून है उसमें जो लेड की मात्रा है वो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है। जबकि WHO कहता है कि कोई भी सीसा या लेड ब्लड में नहीं होना चाहिए, कोई भी मात्रा सेफ नहीं है। CDC यूएस की है, वो कहती है 3.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 50% बच्चों में 50% से ऊपर है। हमने अभी एक सर्वे कराया था बिहार में जहाँ पे कि 90% बच्चों के खून में लेड की मात्रा जो ये 5 मैं माइक्रोग्राम बता रहा हूँ उससे ऊपर है। आपका प्रश्न हुआ कि उससे नुकसान क्या होता है। नुकसान बड़ा भयंकर होता है। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका जो मस्तिष्क है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत पतली होती है। उससे जो लेड है वो मस्तिष्क में जाता है। उससे काफ़ी सारे कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में। जो बच्चों की आईक्यू है वो कम होती है, बच्चों में जो वायलेंट बिहेवियर है वो ज़्यादा होता है। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो लेड है उससे बच्चों का जो विकास है और जो उसका एजुकेशनल आउटकम है उस पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि जो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी प्रोडक्टिविटी लूज कर रहे हैं, और क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं और उसकी वजह से हमारे भविष्य पे इसका फर्क पड़ रहा है। अब बच्चों पे ही नहीं, एक्चुअली जो लेड है, लेड से जो माताएं हैं उनमें एनीमिया ज़्यादा होता है, और जो माताएं हैं महिलाएं हैं उनका जो बर्थ आउटकम्स हैं, जो बच्चे देती हैं उसमें भी प्रभाव पड़ता है। लोग ये देखा गया है कि बच्चों का जो वेट है वो कम होता है, स्टिल बर्थ ज़्यादा होते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि लेड और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, जो कि हृदय के रोग हैं, उसका बड़ा तगड़ा संबंध है। अगर लेड ज़्यादा होता है तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमारे देश में अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और किडनी डिजीजेज बढ़ रही हैं, इसमें काफ़ी मात्रा हमारे लेड की वजह से हो रही है। और नाउ ये बताएं कि जो विकसित देश हैं इन्होंने इस पे देख के काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, और हम भी कर सकते हैं। अगर हम जब
हमने देखा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोविड हुआ, कोविड के जी पहले पोलियो की प्रॉब्लम थी, तो जब भी सरकार ने चाहा है कि हम लोग एक केंद्रित तरीके से मिशन मोड में काम करें, तो हम लोगों को सक्सेस जी मिली है। तो लेड के लिए भी ऐसा ही काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग अब तक इग्नोर कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बिहार के जो आपने लोगों ने आंकड़ों को स्टडी किया, तो एक तो पहले भी सर बिहार अगर देखें, अगर 28-29 राज्यों में देखें, तो तमाम जितने भी पैरामीटर्स, चाहे एचडीआई देखिए, हेल्थ का देखिए, सभी पैमाने पर बिहार जो है निचले पायदान पर होता है। सर ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो क्या बिहार में क्या सबसे ज्यादा लेड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है क्या? अब ऐसा तो है कि बिहार और कुछ दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ पे भी उसी तरह के प्रॉब्लम है। तो जी इसको जानने के लिए देखना पड़ेगा कारण क्या है, जी क्यों लेड का एक्सपोजर होता है, क्यों कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह कम है। तो 2 तरह के कारण हैं। एक तो ये है कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कि लेड का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एक जी तो है जो हमारे यहाँ लेड बैटरीज़ होती हैं, जी उसकी रिसाइक्लिंग होती है, उसमें जो लोग काम करते हैं, उनको लेड का एक्सपोज़र होता है। और नॉट ओनली उनको होता है, उनकी फैमिलीज़ को होता है, उनके जी परिवार को भी होता है, उनकी कम्युनिटी जहाँ पे है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता जी है। एक जी कारण ये है। और उसी तरह जी से कुछ लोग जो थर्मल पावर प्लांट्स के पास में काम कर रहे हैं, कुछ लोग माइंस के पास में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेड का काफ़ी होता है। तो ये लोग तो केंद्रित रूप से वहाँ पे हैं, जहाँ पे कि लेड का एक्सपोज़र ज़्यादा है। इसके जी अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उसमें लेड होता है। तो उसकी वजह जी से पूरी पूरी पॉपुलेशन एक्सपोज़ हो जाती है। तो आप पूछेंगे कि डेली यूज़ की क्या-क्या चीज़ें हैं? तो उसमें जी पेंट पेंट बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जी हमारे यहाँ 2016 में पेंट से जी लेड को बैन किया गया था। लेकिन जी 2016 के पहले की जो इमारतें हैं और बिल्डिंग्स हैं और जो उसमें तो अभी भी लेड है। तो जो लेड है पेंट पे वो गिरता है, उसको बच्चे खाते हैं, या जो उसका धूल गिरती है उसको लोग उसके सांस में डस्ट जाता है, तो पार्टिकल्स। हाँ, डस्ट पार्टिकल उससे होता है, पानी के अंदर होता है। और सबसे जी बड़ी जो हम लोगों ने देखा चिंता का विषय जो है, कई सारे जी हमारे जो स्पाइसेस हैं, जी हमारे जैसे हल्दी है, हल्दी हम्म, में लेड लेड क्रोमेट का एडल्ट्रेशन होता है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को होता है। और अभी मुझको बताया गया था कि एक जी यूएस में पर्सन थे, उनके बच्चे को उन्होंने देखा, कोई हिंदुस्तानी थे, सर सर और ये भी मैंने पता किया, तो उनके बच्चे को लेड लेवल हाई हुआ। तो जी उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि वो लोग हल्दी जो है हिंदुस्तान से इम्पोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग हैं तो काफ़ी हल्दी उनका उपयोग होता था, उसकी वजह से उनके बच्चों को लेड लेवल हाई हुआ। और उसके जी अलावा क्या है कि कई सारे हमारे जो कुकवेयर हैं, जो बर्तन हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, जी वो जो है वो आजकल कुछ रिसाइक्ल्ड मेटल से बनते हैं, उसमें लेड की मात्रा काफ़ी होती है, और जब वो गर्म जी करते हैं तो लेड लीच होके खाने में चला जाता है। तो इस तरह के कई कारण हैं। कई कॉस्मेटिक्स हैं हमारे हमारे काजल और सिंदूर, उसमें लेड होता है। तो काजल हम लोग बच्चों की आँखों में लगाते हैं, उससे सीधे उनके ब्लड में जाता है, बॉडी में। उसको जी बॉडी जी के अंदर। और इसी तरह से खिलौने हैं, कई सारे जो खिलौने आते हैं जो कि कुछ चाइना से खिलौने आ रहे हैं, कुछ लोकल भी, जिसमें पेंट होता है, उसपे काफ़ी लेड होता है, तो बच्चे मुँह में डालते हैं उस खिलौनों को, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक जी बात ये भी जानने की है कि जो इसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, जो कि खुले में हल्दी या स्पाइसेस खरीदता है, क्योंकि वो पूरा का एक बार में पूरा बॉक्स, या जो फॉर्मल सेक्टर जो स्पाइसेस बनाते हैं उनको नहीं लेते हैं, लेकिन जो खुले में बिकता है उसको लेते हैं और छोटी मात्रा में लेते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है। उसी तरह जी से लोग जो बर्तन है उनके, उसमें भी ज़्यादा लेड होता है। तो एक तरह से इसमें आपका इक्विटी का एंगल भी है कि जो गरीब लोग हैं उनको लेड एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उनके बच्चों को लेड एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और उनको तो अगर हम लेड को कम करेंगे तो एक तरह से हम सर लोगों को, और जो हमारे
पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी जी सपोर्ट करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ द बिगर पिक्चर पर भी चर्चा करना चाहेंगे। आप बिहार को लेकर कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आती रही है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से पैर के तलवे में लेकर और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सर, वहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है और वो शरीर को ना डिके कर देता है। बेहतर तो आप समझाइएगा, अब क्या बिहार आर्सेनिक फ्लोराइड के बाद क्या लीड की चपेट में आ गया है सर? ऐसा है कि इसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। तो इसके लिए जी तो हम लोगों को और स्टडी करनी पड़ेगी, और इसीलिए जी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेड के इस विषय को और भी गंभीरता से ले, और सर। जहाँ लेड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है लोगों के खून में, तो वहाँ जी पे देखें कि क्या कारण है, क्योंकि हर एक जगह कारण डिफरेंट रहेंगे, हर एक जगह विभिन्न कारणों से लेड जी का एक्सपोजर है। तो उसके लिए पूरी की पूरी हम लोगों को एक मिशन मोड में कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं आपको जी बताऊं विशाल जी कि सर हम तो प्लीज। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ यूएसए की बात। तो सर। यूएसए में एक सिटी है, एक शहर है फ्लिंट करके। तो जी 2014 में फ्लिंट सर। सिटी ने ये डिसाइड किया कि हमारा जो पानी है, पानी का सोर्स उनका एक लेक थी, हुरॉन लेक। तो हुरॉन जी लेक से पानी लाने में टाइम लगता था और ज़्यादा महंगा था, और सर। फ्लिंट रिवर पास में थी। उन्होंने कहा कि हम हुरॉन लेक से पानी क्यों ले, हम जी रिवर से पानी क्यों। वो जी चेंज कर दिया, उससे उनको करीब $2 लाख पर साल का फायदा हो रहा था। जी लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो वो रिवर है, तो उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और जी उसके बाद बच्चों में दुष्प्रभाव शुरू हुआ, और जी जो वहाँ के माता पिता हैं उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बात की, और उसके बाद पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ। और उसके बाद सरकार को वापस करना पड़ा कि जो पानी का स्रोत था उसको वापस लेक पे करना पड़ा। जी और उसमें उनको जो कम्युनिटी थी वहाँ पे 40,000 लोग थे, उनको जी $600 मिलियन जी का उनको जुर्माना देना पड़ा। उनको सबको कॉम्पनसेशन देना पड़ा। तो जहाँ वो 2 लाख रुपए बचा रहे थे, उसकी जगह उनको 40 करोड़ डॉलर खर्च करने और पड़े। जाना नहीं। ये जो बात है, मैं कह रहा हूँ कि किसी गरीब देश की बात नहीं है, ये जी यूएसए की बात है जो कि सबसे डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ जी पे भी ये हो सकता है। और ये ऐसा नहीं कि सदियों पहले की बात है, ये 10 साल पहले की बात है, जब जी जी हमारे यहाँ एनडीए सरकार आई है, उसके बाद की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये यूएसए में हो सकता है तो ये जी हमारे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जी हमारे यहाँ पता नहीं हो रहा है, तो हमको पता नहीं। ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे जी शहरों में इस तरह का कोई वाकया हो रहा हो, लेकिन हमको पता ही नहीं है इसके बारे में। देखिए, जो इसको फ्लिंट वाटर क्राइसिस के नाम से जानते हैं, और ये जो केस स्टडी है, ये सारे जी पब्लिक हेल्थ के लोगों को पढ़ाई जाती है कि जी इस तरह से जो कुछ पॉलिसीज हैं उससे जी किस तरह से हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। और तो ये एक उससे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मेरा मानना ये है कि हमको भी उससे शिक्षा ग्रहण करके, जैसा आपने कहा कि हर एक जगह पानी जो है उसको जी हम लोग अच्छी तरह टेस्ट करें, और देखें कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को जहर दे रहे हैं। और जी या मैं कह रहा हूँ दे रहे हैं कि नहीं, बट हम लोग कम से कम टेस्ट करें और जी इंश्योर करें कि जो पानी है वो हमारा पूरी तरह से सुरक्षित है। जी। डॉक्टर साहब, जिस वजह से आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चों में लेड की मात्रा को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। सर, तो आपसे समझना चाहें कि बच्चों में लेड की मात्रा क्या होनी चाहिए और अभी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो डब्ल्यूएचओ का मानना ये है कि कोई भी जो लेवल है सेफ नहीं है, तो आदर्श रूप में तो ज़ीरो होनी चाहिए। जी लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलिटर से अधिक है, तो वो चिंता का विषय है। तो उसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों है, और उनका कुछ निदान होना चाहिए। जी तो इस समय डब्ल्यूएचओ का मानक है 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलिटर, जबकि सीडीसी जो यूएसए का है
उनका 3.5 है। और जी हमारे यहाँ जो 50% बच्चे हैं उनका 5 से अधिक है। तो इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में बच्चे हैं जिनको कि इस समय बहुत बड़ा लेड का एक्सपोज़र है और इस जी पे हम कार्य करना चाहिए। जी जी। अब सर आते हैं इसके कारणों पर लेकर, आपने पेंट को लेकर कहा, और भी आपसे समझना चाहेंगे कि लेड पॉइजनिंग के और क्या-क्या कारण हैं? जैसे कि मान लीजिए सुदूर क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, बिहार, क्योंकि आपकी अभी स्टडी सेंट्रिक है बिहार को लेकर, मान लीजिए और राज्यों में लोग फैले, उससे पहले अगर मीडिया का जो अवेयरनेस है इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग जाने, तो आपसे लोग समझना चाहेंगे कि किन-किन चीज़ हैं जो लीड पॉइजनिंग के कारण और कैसे उनसे बचा जाए? देखिए मैंने बताया ना कि इसके कई कारण हैं और हर सर एक जगह उसके कारण अलग-अलग होंगे। तो पेंट एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो पेट्रोल है उसमें लेड होता था। ये जी, डालते थे लेड पेट्रोल में जिससे कि वो नॉकिंग की प्रॉब्लम जो है इंजन में कम हो जाए। लेकिन जी, अब पेंट जो लेड पेट्रोल में बैंड है और सारे पेट्रोल में लेड नहीं होता है। तो जी, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उससे जी, हिंदुस्तान में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले लेड लेवल बहुत होते थे। जी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे मसाले हैं, स्पेशली हल्दी उसमें लेड की मात्रा है। जो कुकवेयर्स हैं, उसमें उससे लेड लीच होता है हमारे यहाँ। पानी कई जगह ऐसा है जहाँ पे कि उससे हमको लेड की प्रॉब्लम होती है। खिलौने हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनसे हमको लेड मिलता है। इसके कई कारण हैं और इसके बारे में विस्तार से विश्लेषण होना चाहिए, उसकी सर्वे होना चाहिए और देखना चाहिए कि किस कम्युनिटी में किसकी वजह से लेड हो रहा है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा हम लोगों ने सुना था कि कहीं बाहर के देश में जिस पाइप से, पानी के पाइप से जो पानी आ रहा था, उस पाइप को भी चेंज करने की कहीं ज़रूरत आन पड़ी थी। वो भी कहानी है जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। ये आपने सही कहा। जो पहले हमारे यहाँ पाइप्स लगे थे, तो जी, उसमें लेड की मात्रा होती थी और जहाँ तक कि जहाँ पे पाइप जॉइंट थे उसमें भी लेड था। और यूएसए में जो पाइप्स हैं, जो पुराने पाइप्स हैं उसमें लेड है। तो उसके लिए जो वहाँ की वाटर कंपनीज हैं वो कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे कि लेड उसमें पानी में नहीं जाए। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी 2 महीने पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिसमें कि उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि अगले 11 साल में वो पूरे के पूरे जो पुराने पाइप्स हैं उनको चेंज करेंगे। उसके लिए उन्होंने $35 बिलियन, $35 बिलियन तो डॉलर का मतलब हुआ कई लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कमिटमेंट किया है कि उसको उन पाइप्स को चेंज करेंगे। तो वो यूएसए में हुआ है। यूरोप ने ये पाइप्स पहले ही चेंज कर दिए हैं। यूरोप में इस समय लेड वाले पाइप्स नहीं हैं। जी, लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो बाकी भी स्टडीज़ हैं उसमें एक गुवाहाटी की स्टडी है। उसमें जो पानी में लेड की मात्रा अधिक है और हमारा संशय है। पूरा हमको इसके बारे में पूरी कंफर्म नहीं है लेकिन उसमें भी हो सकता है कि वहाँ पे जो पाइप्स हैं उसकी वजह से शायद ये लेड की मात्रा अधिक है। जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आता है, कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे कि जब इतना ये खतरनाक है, तो पेंट में, पेट्रोल में इसको ऐड करना, ये कहाँ तक न्याय संगत था? क्या ये उचित था? पहले ही उसको हटा लेना चाहिए था? तो आपसे समझना चाहेंगे सर, कितना ही हानिकारक था तो क्यों यूज़ करते थे? देखिए ऐसा है कि हम लोगों का जो ज्ञान है वो धीरे-धीरे आता है क्योंकि जिस समय पेट्रोल में लेड डाला गया उस समय इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई क्योंकि उससे जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उनकी नॉकिंग बहुत कम हो गई। जी, लेकिन हमने उस समय नहीं देखा कि माफ़ कीजिएगा। जी, उस समय हमको पता नहीं था कि लेड हानिकारक है। उसके बाद जब पेंट में लगाया क्योंकि पेंट में लेड लगाने से वो चमक ज़्यादा हो जाती है, उसमें अच्छी तरह चिपकता है। तो वो भी कहा गया कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, उससे पेंट बड़ा अच्छा हो गया। जी, और मैं आपको बताऊँ कि जब 1974 में साइंटिस्ट्स ने कहा कि लेड से प्रॉब्लम हो रही है यूएसए में और हमको जी, ये जो पेट्रोल है इसमें लेड को बैन करना चाहिए। जी, इसके बाद जब उन्होंने पेश किया तो पेट्रोल कंपनियों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया।
विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेड की जगह कुछ और डालें जिसके लिए, तो वो बहुत महंगा था। तो उन्होंने बहुत विरोध किया, और उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ऐसे कुछ ऐसे पेपर्स कहे कि लेड तो है, कुछ थोड़ा बहुत लेड जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने कुछ प्रेजेंट किए। लेकिन सरकार ने देख लिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी उन्होंने 74 में बैन कर दिया, और जी 74 में बैन किया। उसके बाद 6 साल के अंदर अंदर जी जो यूएस में लोगों का ब्लड में लेड था, उसकी मात्रा आधी से भी कम हो गई। एक्चुअली वो काफी कंट्रोल में आ गई। तो जी यूएस ने किया था 1974 में बैन, और हम लोगों जी ने उसके 25 साल बाद बैन किया, जी तो जी 1999 में। इसी तरह जी से पेंट में भी हमने 2016 में किया, जबकि यूएसए और बाकी लोगों ने 20 साल से पहले उसको बैन कर रखा था। तो ये जो ज्ञान है और जिसके बारे में नॉलेज है, उसको जरा पर्कुलेट करने में, जानने में टाइम लगता है, थोड़ा सा लैग है। लेकिन जब हम जान गए हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो जी इसको ज़्यादा हम लोगों को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल आता है, ये लेमैन आवाज में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत होनहार होते हैं, देखिए टॉप ग्लोबल फर्म्स के जितने भी सीईओ हैं सारे इंडियंस हैं, तो फिर हैरान होने की क्या बात है। जेनेटिक पोटेंशियल को लेकर भी बात कही जा रही थी, अब वो वाला मामला क्या है, इसको डिकोड कर अगर आप आसान भाषा में हमारे सामने बता पाएं नहीं सर। नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, और हमने विश्व स्तर पे बड़ा अच्छा काम किया है, और उस पे हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो विद्वता है और जो हम लोग का विजडम है, वो एक बेल कर्व में होती है कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, कुछ लोग बहुत कम होशियार होते हैं। वो दो पूरा का पूरा कर्व है। अगर आप 6-7 डिग्री से थोड़ा शिफ्ट कर दें, तो जी देखेंगे आपके विद्वान बच्चे हैं, उनकी मात्रा डबल हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय अगर हम देख रहे हैं कि 25 लोग ऐसे जो हैं, जो कि हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, लेकिन जी अगर हम नेट पे काम किया होता, तो 25 की जगह 500 लोग हमारे होते जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते। तो हमको जी इस बात से आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये जी देखना चाहिए कहाँ पे हम और भी अच्छा काम कर सकते थे। तो ये मैं उसकी जी बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल मेरे मन में आ रहा है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना चाहिए, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने समझ लिया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो समझ लिया, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। एक तो जो हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें लेड पॉइजनिंग उसका एक भाग होना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, जैसा कि विदेश में होता है, उनका लेड, ब्लड में लेड लेवल है, उसका चेकिंग होनी चाहिए। जी जहाँ भी हम पाएँ कि लेड लेवल हाई है, तो उसके जी बारे में हम लोगों को तहकीकात करके कि क्या इसके कारण है, उस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। ये पूरे के पूरे देश में होना चाहिए, नंबर 1। जी नंबर 2, हमारे पास रेगुलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जो हमारे जी रेगुलेशंस हैं, वो वर्ल्ड क्लास हैं। चाहे वो स्पाइसेस के हों, चाहे वो पेंट के हों, चाहे वो पानी के हों, चाहे कॉस्मेटिक्स के हों, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ी अच्छी ज़रूरी बात है। हमने पाया है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, पेंट में या स्पाइसेस में, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो जी उसको देखना पड़ेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको इन्फोर्स करें, उसकी आवश्यकता है। जी स्पेशली जो लेड बैटरीज हैं, उनकी रिसाइकलिंग कैसे होती है, उसको भी देखने की आवश्यकता है कि इस समय 90% रिसाइकलिंग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, जो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो जी उसको भी हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हम इंश्योर करें कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और इस समय फॉर एग्जांपल जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो जीएसटी नहीं देता है, फॉर्मल जी सेक्टर जीएसटी देता है। तो एज इट इज़ ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। तो हमको जी
लगता है कि जो फॉर्मल सेक्टर में जीएसटी पे छूट होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम इंसेंटिव रहे कि हम फॉर्मल सेक्टर में ही लेड बैटरीज की रिसाइकलिंग करें। तो उसके अलावा जो एजुकेशन है, हमने एक सर्वे कराया अभी झारखंड में, और वहाँ पे डॉक्टर से पूछा, जो हमारे हेल्थ वर्कर से पूछा, उसमें 80% ने लेड पॉइजनिंग का नाम नहीं सुना था, उनको पता ही नहीं लेड पॉइजनिंग क्या होती है। तो और जो इस समय करिकुलम है मेडिकल एजुकेशन का, उसमें लेड पॉइजनिंग के बारे में एक भी चैप्टर नहीं है। तो इट नीड्स टू बी अपडेटेड सर। अपडेट करना पड़ेगा, हमारा जो वर्कफोर्स है उसको एजुकेट करना पड़ेगा। और मैं 5 राज्यों में गया, वहाँ पे एम्स से बात करी, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज से बात करी, उनके पास ब्लड में लेड टेस्टिंग की कैपेसिटी भी नहीं है, उनके पास उसका एम्स में ही अगर ब्लड टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं है, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, आसाम की बात कर रहा हूँ मैं, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं है। तो वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अगर उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो फिर वो कैसे लेड टेस्टिंग करेंगे। उसके अलावा जो अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस है, पॉलिसी मेकर्स में अवेयरनेस है, और हमारे सिस्टम में अवेयरनेस है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो काम है लेड का, ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है। देखिए, जो इस पे इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे, तो हेल्थ तो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन जो एक्सपोजर है और उसको कंट्रोल करना है, वो हेल्थ के परव्यू में नहीं है। जैसे पेंट है, पेंट का इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है, पानी में है, पानी का टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है, हवा में या जो इंडस्ट्री से हो रहा है पोल्यूशन, या लेड बैटरीज की रिसाइकलिंग है, वो कोई और विभाग देखता है। तो एक ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनना चाहिए जिसमें कि ये काम हो। तो उसके लिए ये जैसे कि हम लोगों ने कोविड में किया था मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, उसकी आवश्यकता है विशाल जी। जी डॉक्टर साहब, बार बार इस पूरे इनसाइट्स में ना एक बैटरी को लेकर चर्चा आ रही है, लीड बैटरी। तो आम लोगों के मन में ये भी आता है कि सरकार देखिए अभी कह रही है कि ईवीज पे चले जाना चाहिए, वो दिस इज द न्यू एरा, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी। तो वहां तो भरपूर सर बैटरीज का इस्तेमाल होगा। तो आम आदमी क्या इससे डरे कि भाई अब तो बैटरीज और आ जाएंगी हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आ जाएगी, तो क्या डरने की जरूरत? ये लकीली ईवीज में लेड की बैटरीज नहीं होती है, लिथियम की होती है, क्योंकि लेड की बैटरी तो बहुत भारी हो जाएगी, तो इसीलिए लिथियम की बैटरी होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिथियम इतना और लिथियम हानिकारक नहीं है, लेड हानिकारक है, तो पे करने की आवश्यकता है। और लेड जो है हमारी पुरानी नॉन ईवी कार्स पे लगा होता है। उसके अलावा लोग लेड की बैटरीज घर में रखते हैं इन्वर्टर के लिए, वो घर के अंदर ही है, तो उससे भी एक्सपोजर होता है, तो उसकी आवश्यकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो अवेयरनेस है लेड के बारे में, उसकी आवश्यकता बहुत है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा कि लोग अपने कई कुकवेयर्स होते हैं गांव में, उसमें कलई कराते हैं, घिस जाती है तो उसके अंदर कलई होती है और उसमें लेड होता है। तो ये भी अवेयरनेस की बात है कि इसको नहीं करें। और जो मुझको लगता है कि जो लोग हल्दी वगैरह में एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको शायद इसका पता नहीं है कि ये जहर है। तो अगर अवेयरनेस रहेगी तो दोनों तरफ से जो लोग एडल्ट्रेशन कर रहे हैं उनको भी, उन पे भी प्रेशर रहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों की जान या उनके हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो खरीदने वाले हैं उनको भी लगेगा हम कोई फॉर्मल सेक्टर का पैकेज्ड मटेरियल रहे हैं जिसमें कि FSSAI ने चेक किया हुआ हो, तो ये भी रहेगा। तो अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। जी अब आपसे आपके पर्सनल लाइफ पर हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। अब मैं जहां तक डेटा देख पा रहा था सर, 1983 से 92 तक आप राजस्थान कैडर में IAS थे। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे सर कि ब्यूरोक्रेसी का सफर कैसा था, पुरानी यादों को ताजा करते हुए, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं सिविल सर्विसेज की जो एस्पिरेंट हैं वो भूतपूर्व IAS और करंट जो IAS उनको बहुत फॉलो करना चाहते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे सर कि कैसा था वो सफर?
देखिए, मैं बताऊं कि जो मैंने आईएएस में काम किया पहले 9 जी साल में राजस्थान में, और उसके बाद जो 3 साल मैंने आयुष्मान भारत में काम किया, ये मेरे करियर का, मेरे जीवन का सबसे अधिक फुलफिलिंग समय था, और सबसे चैलेंजिंग, फुलफिलिंग, और जिसको कि मैं अब तक याद करता हूँ। अगर मुझको दोबारा से अगर जन्म लेना पड़े और कहा कि आपको क्या काम करना है, तो मैं आईएएस में आऊँगा, क्योंकि आईएएस में सेवा करने का इतना मौका मिलता है जो कि किसी और सर्विस में नहीं मिलता। और इसमें इसका कारण ये है कि आप छोटी उम्र में ही आपको काफ़ी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोगों के जीवन में, लोगों की लाइफ में, लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी जी कुछ कर सकते हैं। जी उसका दिल में बहुत शांति मिलती है हमको उससे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं आयुष्मान भारत में काम कर रहा था, सर सर हर दिन शाम को आके मैं सोचता था कि आज हमने ये निर्णय लिया है, इससे इतने लाखों लोगों का इस तरह से फायदा होगा। जी और मैं आपको बताऊं कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बिहार जा रहे हैं, और बिहार जी के लौटते हुए वो रांची में रुकेंगे, और रांची में वो 1000 आयुष्मान भारत के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे बात करना चाहते हैं। जी तो हम लोगों ने एक आयोजन किया, ये 2018 के अंत की बात है, जी और उसमें हम लोगों ने एक पंडाल में 2019 के शुरू की बात है, तो जी उसमें पंडाल में हम लोगों ने करीब 1000 लाभार्थी को एकत्रित किया, उनको बुलाया, और पीएम साहब को वहाँ पे आधे घंटे के लिए आना था, लेकिन वो 2 घंटे रुके। तो जाके हर एक से बात की, और जी उसके बाद वो काफ़ी खुश लग रहे थे। उसके बाद जब जाने लगे तो उन्होंने मैसेज भेजा कि जरा सीईओ को बुलाइए। तो जी जब बुलाया, डर लगा कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, क्या कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो जी मैं गया, तो मुझको उन्होंने कहा पास लाके, कहता है कि आप अपने टीम को जाके बताइए कि उनको लाखों लोग दुआएं दे रहे हैं। देखिए, मैंने आज सुना कि लाखों लोग उनको दुआएं दे रहे हैं, और जो उनका काम है वो तो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसा भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये दुआएं भी मिल रही हैं। तो आईएएस में जी ये बहुत होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम में आनंद आता है, और उसके साथ साथ आपको इस बात का सुख भी होता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और उनका और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की लाइफ जो आप लोग जीते हैं, उसकी वो कौन सी एक बात है जो आम लोगों को नहीं पता होती है सर? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था, जी शुरू में और आखिरी में, तो लोग कहते थे कि आप लोगों के पास बहुत पावर है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि मुझको तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे पास पावर है, क्योंकि मुझको तो जो लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक तरह से लाइबिलिटीज, नॉट लाइबिलिटीज नहीं, मतलब दायित्व है, जी जिसमें कि अगर आप कुछ गलत करें तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और या आप कुछ नहीं करें तो आपको लगता है कि आपने वो ठीक तरह से काम नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा भार या दायित्व तो होता है, जी और लोग जो सोचते हैं कि पावर है वो शायद मिसनॉमर है। ये आप उस जो दायित्व है उसको आप, कुछ लोग तभी इंजॉय करते हैं जब उसको मिसयूज करते हैं। अगर जी आप मिसयूज जी करके, मान लीजिए आप कुछ धन का अर्जन कर रहे हैं, या किसी को जबरदस्ती फायदा दे रहे हैं अपने, तब तो आप जी उसको एंजॉय करते हैं। तो उसके अलावा तो ये आपके ऊपर एक दायित्व है जिसको कि आपको आपको निर्वहन करना है। जी तो इस तरह है कि आपको एक प्रहरी तो बाहर खड़ा किया हुआ है कि आप इंश्योर करें कोई अंदर नहीं जाएगा। तो आपके जी पास बंदूक है, आपके पास जी किसी को बंद करने की का अधिकार है, जी लेकिन आप उसको इस्तेमाल करें जबकि उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप जी उसका दुरुपयोग करें बंदूक का, या किसी को जबरदस्ती बंद करें, तभी आप कहेंगे कि आपके पास इस तरह का पावर है। तो मैं देखता हूँ कि देखिए,
काम करने का हमारे पास बहुत अवसर होता है, लेकिन लोगों को ये धारणा गलत है कि हम लोगों के पास पावर है जिससे कि हम लोगों का अननेसेसरी फायदा कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो वो तो उसका दुरुपयोग है, उस आपको जो अधिकार या जो दायित्व दिया गया उसको आप लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपको प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया और कहा कि देखिए लाखों दुआएं आपको मिल रही हैं, इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब कि देखिए ब्यूरोक्रेसी में अच्छा और बुरा दोनों के लिए ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेवार ठहराया जाता है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं या कुछ और आप कुछ कहना चाहते हैं इस बात? देखिए ऐसा है कि हम लोगों को इतना दायित्व दिया गया है और अगर जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग प्रहरी हैं, अगर घर सुरक्षित रहता है तो हमको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर घर में कुछ बन जाती है तो उसका तो हम लोगों को दोष देना चाहिए। तो इस तरह से दोनों तरह से होता है कि कुछ लोग हैं, मैं कहूँगा कि मैंने कई बड़े ही ईमानदार, कर्मठ, कमिटेड आईएएस अफसर्स और ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है, काफ़ी विद्वान लोगों के साथ काम किया है जी। और तो उनसे इंस्पायर हुआ, उनसे काफ़ी सीखने को मिला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ जो कि पूरी मेहनत से काम नहीं करते हैं और तो देखिए ऐसा है कि हर एक ग्रुप में आपको हर एक तरह के लोग मिलेंगे, तो उसमें होना ये चाहिए कि सिस्टम होना चाहिए कि जो कि काम नहीं कर रहे हैं या उनका आचरण संदेहपूर्ण है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको यहाँ तक कि निकाला जाए। लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग टॉलरेट करते हैं कि सभी तरह के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और जब तक कि आप कोई हद पार ना करें तब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये मैं देखता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप देखें तो अधिकतर लोग तो अपना काम करना चाहते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। जी, अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि 83 टू 92 आपने राजस्थान कैडर में आईएएस सर्व किया, उसके बाद सर व्हाई यू शिफ्टेड टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसके पीछे का लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया, लोग भी आपको जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इसके बारे में लंबी चर्चा हो सकती है। जी, संक्षेप में बताइए सर। हुआ ये था कि मैं गया था 3 साल की पढ़ाई के लिए, पीएचडी किया वहाँ पे, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है बाल्टीमोर में। ये विश्व की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी है हेल्थ के विषय पे, वहाँ पे मैंने पीएचडी किया और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने मुझको कहा कि वर्ल्ड बैंक में मुझको एक काम मिला कि नाइजीरिया और घाना में, अफ्रीका के 2 देश हैं, वहाँ पे काम करने के लिए। तो मैंने कहा कि अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुझको एक अच्छा अवसर दिया कि आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, तो मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, वहाँ चला गया। तो उस समय मेरा पूरा मन था वापस आने का, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण रहे जिसमें कि बच्चों का, और उस समय कुछ एक आध चीज़ ऐसी हुई थी जिसको कि मैं यहाँ पे अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा, इसके बारे में सेंसिटिव है, तो उसकी वजह से मुझको छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं आपको बड़े ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि मुझको इस बात का हमेशा दुख था कि मैं ये उसको समय छोड़ दिया, क्योंकि आईएएस में जब मैं आया था तो मैं ये उस हिसाब से आया था कि मैं जिंदगी भर अब यही काम करना है। तो इसीलिए जब मुझको ये दोबारा से मौका मिला वापस आने का, तो विशाल जी मैं बताऊं, मैंने 1 सेकंड का भी उसमें हिचक नहीं और मैंने तुरंत यहाँ बिल्कुल आऊंगा। जबकि मैं जब यहाँ पे आया था वापस तो 95% सैलरी कट के
जो वहां पे मुझको मिल रहा था उसका 5% यहाँ पे मिल रहा था। तो तुरंत आ गया मैं कि क्योंकि पैसे के लिए वहां पे नहीं बच, जी ये जो यहाँ पे सेवा करने का अवसर है, यहाँ पे जो जी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए जी मैं वापस आया 95% सैलरी कट करने के बाद। क्योंकि मुझको जब मैं कह रहा हूँ कि हमेशा से इस बात का दुख था कि मैंने आईएएस को क्यों छोड़ दिया। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, उसके बाद शो को वाइंड अप कर देंगे। सर, देश में इस वक्त जो है लैटरल एंट्री को लेकर, सिविल सर्विसेज में लैटरल एंट्री को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सर, आप सर्विस में थे, उसके बाद आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में आपने काम किया, उसके बाद अगर अपनी लैटरल एंट्री करते हुए आयुष्मान भारत के आप सीईओ भी बने थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि लैटरल एंट्री पर आपकी क्या राय है, इसको लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी अगर आप टिप्पणी करें तो बेहतर होगा सर। देखिए, कोई भी पॉलिसी हो उसके दो पहलू होते हैं। तो कोई भी लेटरल एंट्री है, उसको भी ये कहना कि ये एकदम से सबसे अच्छी पॉलिसी है और या सबसे बुरी पॉलिसी है, इस बात पे अलग अलग मत हैं। मैं जी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना मत है सर। कि सरकार में इस समय जो सिस्टम है और उसमें अधिकतर ये होता है कि जब आपने एक बार आईएएस या सिविल सर्विस ज्वाइन किया, उसके बाद अपने आप प्रमोशन होता रहता है और उसके बाद आप सर आखिरी में सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं, अगर आप अच्छा काम जी कर रहे हैं तो। जी इसमें कंपटीशन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन बाहर से है और जी उस लेवल पे बाहर से लोग उतने ही तकनीकी रूप से अच्छे हैं जितने कि आप हैं, उनका भी उस तरह का एक्सपीरियंस है, उस तरह का काम उन्होंने किया हुआ है, तो उससे क्या जी होगा कि जो आपका सिस्टम है उसमें इफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। लेकिन जी ये बात ज़रूर, जो आप बाहर से लें उसका जो चयन का पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो रिगरस होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपने सिस्टम बना लिया बाहर से लाने का, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो उतने ही खराब हैं या जो आपके लोग हैं उनसे भी खराब हैं। तो जी ऐसा नहीं चाहिए। तो अगर हम ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस बना सकें जो कि फूल प्रूफ हो, जो कि मैंने जैसे बताया कि ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो और मेरिट बेस्ड हो, तो जी उसमें बाहर लोगों को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमने देखा है पहले जी कई लोग बड़ा अच्छा काम किया था। जी हमारे मोंटेक सिंह आए थे, मोंटेक सिंह हलोलिया, वो जी सेक्रेटरी जी थे। हमारे सैम पेट्रोल। विजय केलकर थे, वो भी जी सेक्रेटरी थे, वो काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे जितने भी गवर्नर्स आए हैं पहले से, गवर्नर्स ऑफ सर रिजर्व बैंक, मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जिनके बारे में आप संशय कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसा है जी कि आपको इसको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार के बाहर कुछ ऐसा टैलेंट है तो जी उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जी एक बात भी है कि अगर आपको बस टेक्निकल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जी लैटरल एंट्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी टेक्निकल नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो आप कंसल्टेंट्स के माध्यम में भी कर सकते हैं। जी लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि इनके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी है और इंटरपर्सनल जी स्किल्स भी हैं, जो आपके जी जी हैं, उनको चला सकते हैं, तो उसमें लेने में तो कोई हानि नहीं है। स्पेशली जो हाईली टेक्निकल इश्यूज है ना, जहाँ पे कि जैसे कि जो आईटी के सेक्टर हैं, आपके जी न्यूक्लियर एनर्जी है, स्पेस एनर्जी है, इन सब में अगर आप बाहर से लें, जो कि उसमें तो कोई बुराई नहीं है मेरे विचार से। जी जी आप सर, अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सर, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल तक आपने आयुष्मान भारत में काम किया है सर, जी 2018 से अगर कहूं तो वो आप ब्रेन चाइल्ड था। अब जी आप क्या चाहते हैं सर? अभी भी आयुष्मान भारत वर्क कर रहा है,
व्हाट यू वांट? ब्रेन चाइल्ड मेरा नहीं था, ब्रेन चाइल्ड तो सरकार का था, मोदी जी का था। मैंने जी, तो उसको कार्यान्वित किया था, मैंने तो जी। उसको खड़ा करने में मदद की थी। लेकिन देखिए सर इस समय 3 साल आपने काम किया सर, लेकिन उसके मैं 3 बाद साल सर काम किया, अब आप 3 देखते हैं साल काम आयुष्मान किया। भारत को। हाँ, 3 जी, साल काम किया, मुझको इसका बड़ा गर्व है और मेरा सबसे अच्छा समय वहाँ पे गुजरा और मुझको इस बात का बहुत गर्व होता है इस समय कि 6 साल बाद जब मैं देखता हूँ कि इस समय 20 लाख 20 लाख फ्री ट्रीटमेंट हर एक महीने दी जा रहे हैं। करीब जी, 2 करोड़ से ऊपर फ्री ट्रीटमेंट एवरी ईयर। जी, एंड सो विच इज अ बिग अचीवमेंट। एंड तो कम से कम लाखों लाखों परिवार ऐसे हैं जो कि अगर ये स्कीम नहीं होती तो इस समय गरीब होते या बहुत गरीब होते, जी, डिस्ट्रीब्यूट होते या तो उन्होंने वो इलाज लिया नहीं होता, अगर लिया होता जी, तो बेचारे इस समय गरीबी रेखा के नीचे होते। तो जी, मुझको बहुत गर्व है इस बात का कि बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है। लेकिन जी। देखिए ऐसा है कि लेकिन क्या करने हमेशा, की आवश्यकता है सर? प्लीज ये हाँ, बताइए। लेकिन हमेशा हर एक स्कीम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। सब तो शायद। कई चीजें हैं जो कि आपको इस समय करनी चाहिए। जी, और मैं आपको बताऊं कि उसका इसका प्लान भी है क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है, ये डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में, मैं भी उसका मेंबर हूँ। सब। तो 3-4 चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। एक तो है कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि अस्पताल नहीं है। जी, अस्पताल का मतलब कि टर्शरी हॉस्पिटल जहाँ पे कि जी। बड़ी सर्जरी और हो सकती है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पीएचसीज है। के अलावा ना सर? जी, पीएचसीज के अलावा, पीएचसीज के पीएच अलावा। पीएचसी तो है, पीएच प्राइमरी सेकेंडरी तो है, टर्शरी की बात कर रहा जी, हूँ कि जहाँ पे कि सब। गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके, ओपन हार्ट सर्जरी या जी। बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारी का इलाज हो हम्म, सके। तो अब आवश्यकता ये है कि जो अंडर सर्व्ड एरिया है उनकी पूरा मैपिंग करके वहाँ पे जी, या तो सरकार या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वहाँ जी, पे अस्पताल इस तरह की फैसिलिटीज बनाई जाएं। या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अस्पताल बनाना संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ पहाड़ी एरिया होंगे जहाँ पे कि बहुत कम पॉपुलेशन है, जी, अंडमान निकोबार है जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे आप बड़ा अस्पताल नहीं बना सकते हैं। तो जी, वहाँ के लिए वहाँ से जो लोग आए उनके आने जाने का खर्चा मिलना चाहिए, जी। तो जिससे कि बहुत। उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके। जी, उसके अलावा हमको ये देखना है कि एक तबका ऐसा है सब। क्योंकि बहुत पुअर नहीं है, इसीलिए वो आयुष्मान के लिए एलिजिबल नहीं है और जी, इतना भी रिच नहीं है कि वो अपना प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट जी। इंश्योरेंस कर ले। उसको बीच हम में लोग फंसा मिसिंग हुआ है सर। उसको मिसिंग मिडिल बोलते हैं। तो जी, जो मिसिंग मिडिल है इसके लिए भी कुछ स्कीम आनी चाहिए जिससे कि ये लोग भी, क्योंकि अगर उनको जब बीमारी हो जाती है कोई गंभीर बीमारी, तो ये लोग भी बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास भी जी, अगर वो वर्किंग हैं, उनके पास सरकार वो अगर व्यवसाय भी है या नौकरी पेशा भी हैं, तो जी, नौकरी का नहीं काम कर सकते और उनको तो उनके लिए कोई स्कीम होनी चाहिए कि इस तरह जी, का कि ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट कर दें और सरकार उनको कुछ मदद कर दे, तो ऐसे लोगों के लिए भी अलग से स्कीम बननी चाहिए। इस तरह के जी, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कि देखिए ऐसा है कि जो भी स्कीम चल रही है जी, उसको हमको लगातार रिव्यू करना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि और किस तरह से उस योजना को सशक्त कर सकते हैं। जी, ये हर एक स्कीम के साथ होना चाहिए और ये आयुष्मान भारत के साथ भी होना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंदुभूषण थैंक सर, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।